Hey everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 4 in EVS and our chapter name is Natural Resources. आज के हमारे लेसन का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. Natural resources are material and substances that occur naturally in the environment and can be used for economic gain or to support life. देखिए नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं. नेचुरल रिसोर्सेज या मटेरियल हमारे पदार्थ जिनको बोल देते हैं, ये बेसिकली हमारे वो चीज़ें होती हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें मिली हुई हैं, गॉड गिफ्ट हैं. जो भी हमारी प्रकृति में जो भी सारी चीज़ें पाई जाती हैं उन सभी को ही क्या कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है. और इनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, इकोनॉमिक गेन के लिए, अपने फायदे के लिए और अपने जीवन को सपोर्ट देने के लिए हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं. These resources include water, air, minerals, forest and fossil fuels. और ये जो स्रोत हैं हमारे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे कि वाटर जल को बोल देते हैं, एयर हवा, मिनरल्स खनिज पदार्थ, फॉरेस्ट जितने भी सारे हमारे जंगल हैं, वन हैं वो सभी, और साथ में हमारे जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं ये सभी मिलके क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज. Understanding the type of natural resources and how to use them wisely is essential for sustainable development and environmental conservation. देखिए जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं इनके एक तो टाइप्स को समझना और साथ में कि हम इनका इस्तेमाल ठीक तरीके से करना क्यों ज़रूरी है, हमें ये भी समझना ज़रूरी है. और इसका इस्तेमाल जो है हम कैसे कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम इनका जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ है, कैसे इनका बचाव हम ठीक से कर सकते हैं और इनका प्रयोग हम किस तरीके से वाइजली इनका यूज़ हम करेंगे. ये सभी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है. चलिए आगे समझते हैं. डिड यू नो फॉरेस्ट cover about 31% of the earth land area and are home to cover 80% of the terrestrial species. देखिए जितने भी हमारे अर्थ पे हमारा 31% भाग जो है वो किसने कवर किया हुआ है, फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है. और जितना भी सारा लैंड एरिया है बचा हुआ जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेरेस्ट्रियल स्पीसीज जो हैं, ठीक है, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है 80% एरिया. और 31% एरिया में क्या है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से कवर है लैंड हमारी. चलिए आगे समझते हैं टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके प्रकार. Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. प्राकृतिक स्रोतों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है. पहला है कौन सा, रेन्यूएबल रिसोर्सेज, और दूसरा नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. Each type plays a crucial role in supporting life and economic activities. और ये हर एक इसका जो टाइप है, दोनों अभी जो मैंने बताए, ये हर एक टाइप जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है लाइफ को सपोर्ट करने में और जितनी भी हमारी इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियां हैं उनको सपोर्ट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब देखते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते क्या हैं. रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली ओवर टाइम. देखिए रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं यानी कि एक समय के बाद में जो दोबारा से बन सकते हैं, जो दोबारा से हम जिनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे रेन्यूएबल रिसोर्सेज. अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं देखेंगे. सनलाइट सूर्य प्रकाश, वाइंड हवा, वाटर जल एंड बायोमास, ये सभी क्या है, हमारे रेन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं. These resources are sustainable and can be used continuously if managed properly. ये जो resources हैं ये sustainable होते हैं और हम इनका प्रयोग मतलब इनका यूज़ हम continuously लगातार भी कर सकते हैं अगर हम इसको ठीक तरीके से मैनेज करके चलें तो. अब आते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ. नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन फाइनाइट क्वांटिटी एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश विद इन अ ह्यूमन लाइफ स्पैन. नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो स्रोत होते हैं हमारे जो कि कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास होते हैं और जिनका इस्तेमाल हमें बहुत सोच समझ के करना होता है, क्योंकि ये वो सोर्सेज होते हैं हमारे जो एक टाइम के बाद में अगर ख़त्म हो गए तो ये दोबारा से इनका बनना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये इसलिए हमें सोच समझ के इनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है. ठीक है, एग्जाम्पल्स इंक्लूड, और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स इंक्लूड हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए जैसे कि कोल, oil and natural gas as well as minerals like gold, silver and iron.
ये सभी क्या है, हमारे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। एक समय के बाद ये खत्म हो गए तो बहुत समय लगेगा इनको दोबारा से बनने में, इसलिए वंस दीज रिसोर्सेज आर डिप्लेटेड दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अगर ये सोर्स एक बार क्या हो गए, डिप्लेटेड हो गए, तो दोबारा से इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। Some resources such as water and soil can be renewable if managed sustainably but become an non-renewable if overused or polluted। कुछ स्रोत हमारे ऐसे हैं जैसे कि जल हो गया, मिट्टी हो गई, इनका ये वैसे तो क्या है, हमारे रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अगर हम इनका प्रयोग ठीक तरीके से करें तो ये ठीक है, हम इनका प्रयोग आगे लंबे समय तक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको ठीक तरीके से मैनेज करके हम नहीं चले तो क्या होगा, ये नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये मतलब खत्म होने की कगार पे आ जाएंगे, पॉल्यूटेड हो जाएंगे। ठीक है। Sustainable management practices are essential to ensure that availability of these resources for future generations। और ये जो भी हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, ये सभी जो है इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देता है, इस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ये लोग कि ये जो हमारे ये रिसोर्स हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी ये बचे रहें। ठीक है, इसको देखरेख का काम किसका होता है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट का। चलिए आगे समझते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, यानी कि ये जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, इनका प्रयोग हम ठीक तरीके से करें। यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली इन्वॉल्व्स मैनेजिंग देयर यूज टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज का ठीक तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब है, यानी कि इनके यूज़ को हम मैनेज करके चलें, ये इंश्योर करके चलें कि इनकी जो सस्टेनेबिलिटी है एक तो उसको देख के चलें और साथ में इसका एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे इनका प्रभाव कम से कम पड़े। दिस इंक्लूड रिड्यूसिंग वेस्ट, कंजर्विंग रिसोर्सेज एंड प्रमोटिंग एफिशिएंट यूज। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, जो भी हमारा वेस्ट है, कूड़ा करकट है, एक तो उसको रिड्यूस करें, उसको कम करें, मिनिमाइज करें, जो रिसोर्सेज हैं हमारे उसको बचा के रखें, उसका संरक्षण करके चलें और साथ में इनका जो एफिशिएंट यूज है उसको हम प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आगे समझते हैं। रिड्यूसिंग वेस्ट इंक्लूड्स मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड एंड इंश्योरिंग दैट वेस्ट प्रोडक्ट आर रिसाइकल्ड और रीयूज्ड। देखिए, ये जो वेस्ट रिड्यूस का मतलब है, इसका मतलब होता है यानी कि जो भी जिन भी स्रोतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका एक तो हम कम मात्रा में प्रयोग करें और साथ में उनसे होने वाले जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे, उनको हम क्या कर सकें, रिसाइकल कर सकें या उसको दोबारा प्रयोग में ला सकें, उसको रीयूज कर सकें। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक तो क्या हो, एक तो हम उसका कम प्रयोग करें और कम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उन चीज से उसको हम रिसाइकल करें या फिर उसको रीयूज करें। दिस हेल्प एक्सटेंड द लाइफ ऑफ रिसोर्सेज एंड रिड्यूसेस द नीड ऑफ फ्यू मटेरियल्स। इससे क्या होगा, एक तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी लाइफ बढ़ेगी, उनकी लाइफ शेल्फ बढ़ेगी और साथ में जो नए मटेरियल हैं उनकी जो ज़रूरत है, भाई हम उनको कम प्रयोग करेंगे तो आने वाली जो चीज़ें होंगी, नए रिसोर्सेज होंगे, उनको इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत हमें कम पड़ेगी। तो इसमें यही चीज़ बोली है। कंजर्विंग रिसोर्सेज इन्वॉल्व यूजिंग दैम एफिशिएंटली एंड रेस्पॉन्सिबली। देखिए, रिसोर्सेज को कंजर्व करना, बचा के रखना, इसका मतलब ये होता है कि हम उसको जिम्मेदारी से और उसको एफिशिएंट तरीके से उसको यूज़ करें। दिस इंक्लूड प्रैक्टिसेस लाइक टर्निंग ऑफ लाइट व्हेन नॉट इन यूज। देखिए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि जब बिजली का प्रयोग न हो रहा हो तो हमें लाइट स्विच ऑफ कर देनी चाहिए। फिक्सिंग लीक टू सेव वाटर, यानी कि जहाँ से पानी टपक रहा हो ऐसी टंकियों को रिपेयर करा लेना चाहिए टाइम से। एंड यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, और जिसमें एनर्जी मतलब ऊर्जा की बचत होती हो, कम बिजली फूकती हो, ऐसे अप्लायंसेस का प्रयोग हमें करना चाहिए। प्रमोटिंग द यूज ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज सोलर एंड वाइंड एनर्जी। देखिए, जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको प्रमोट करते हुए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि सोलर एनर्जी हुए, वाइंड एनर्जी हुए, सोलर पैनल भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वाइंड एनर्जी हुई, इससे क्या होगा, एक तो हम नॉन रेन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उस पर हम कम निर्भर होंगे और जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उस पर ज़्यादा निर्भर होंगे हम, तो एक तो ये डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी और साथ में जो एनवायरमेंटल पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पर्यावरण पे जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो भी कम पड़ेगा। Renewable energy resources produce fewer emissions and are more sustainable in long term। ये जो renewable resources हैं एक तो क्या होगा, इनसे
कम ये एमिशंस प्रोड्यूस करेंगे और साथ में ये लंबे समय के लिए ज़्यादा चलेंगे। चलिए आगे समझते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट कैन be replenished naturally over time and can use sustainably if managed properly। सेम वही बात बोली गई है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक समय के बाद अगर नेचुरली ये बनते रहते हैं पर्यावरण में और अगर हम इनका यूज़ भी करें तो क्या होगा, ये एक टाइम के बाद में ये दोबारा नेचुरली बन जाएंगे। तो यही होते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सनलाइट जो है ये रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। सूर्य का प्रकाश है, हम सभी को पता है सूर्य का प्रकाश आसानी से तो ख़त्म होता नहीं है। जब से हम हैं तभी से देख रहे हैं नेचुरल सनलाइट हमें मिलती है, ठीक है। तो हमें इन सब का प्रयोग करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इसको। एंड दैट प्रोवाइड एनर्जी थ्रू सोलर पावर। सनलाइट जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है सोलर पावर के थ्रू। सोलर पैनल कन्वर्ट sunlight into electricity which can be used to power homes, businesses and industry। सोलर पैनल जो है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, जिससे कि वो जो बिजली है उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, घरों में करते हैं, अपने बिजनेस व्यापार में करते हैं और इंडस्ट्री में भी करते हैं। Wind is another renewable resource that can be harnessed to generate electricity। हवा का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, बिजली को जनरेट कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। Wind turbine convert the kinetic energy of wind into electrical energy। ये जो हवा होती है ये हवा की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। प्रोवाइडिंग ए क्लीन एंड सस्टेनेबल पावर सोर्स। और ये हमें क्या प्रोवाइड कराती है, एक बिल्कुल सस्टेनेबल पावर रिसोर्स, ऊर्जा का स्रोत हमें प्रोवाइड कराती है। वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स असेंशियल फॉर लाइफ। हमें पता है जल है, पानी, ये भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि जीवन के लिए ज़रूरी है। हाइड्रो पावर जनरेटेड बाय फ्लोइंग वाटर इन रिवर एंड डैम्स इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। हाइड्रो पावर जो है ये क्या इससे जनरेट होती है, इससे भी बिजली बनाई जाती है। यानी कि देखिए आप ये देख रहे हैं ये एक हाइड्रो पावर डैम है, इसमें क्या होता है पानी के जरिए बिजली बनाई जाती है। इसमें जो पानी नदियों में बहता है, ठीक है, वो क्या है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज का बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, एक सोर्स है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर रिसोर्स। अगर हम वाटर रिसोर्सेज, जल के जितने भी सारे स्रोत हैं, अगर हम इसका ठीक तरीके से प्रयोग करें तो हम इसको आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, उसको भी हम ये दे सकेंगे। बायोमास सच एज प्लांट मटेरियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायो एनर्जी। ये जो बायोमास है जैसे कि प्लांट मटेरियल हुए और साथ में एग्रीकल्चरल वेस्ट हुआ, हमारा खेती में जितना भी सारा वेस्ट होता है वो, और सारा प्लांट के जो मटेरियल्स होते हैं, इसको हम क्या किस लिए इस्तेमाल करते हैं, बायो एनर्जी के लिए। बायोमास एनर्जी इज रिन्यूएबल एंड कैन हेल्प रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ये जो बायोमास एनर्जी होती है ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, एक तो रिन्यूएबल होती है और साथ में हम फॉसिल फ्यूल पे जो हम डिपेंड होते हैं उस पे भी ये डिपेंडेंसी कम करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Non-renewable resources are those that exist in finite quantity and cannot be replenished within a human lifespan। Non-renewable resources हमारे वो होते हैं जो फाइनाइट कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और जब तक हमारा ह्यूमन लाइफ स्पैन है, जब तक हमारा मानव जीवन काल है, उस काल के दौरान में तो शायद ये दोबारा से बन ही नहीं सकते, मतलब दोबारा से ये आ ही नहीं सकते। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इसको बनने में बहुत लाखों करोड़ों सैकड़ों साल लग जाएंगे, एक जो कि एक मानव के समय काल से बहुत ही ज़्यादा है। These resources must be used wisely to ensure their availability for as long as possible। ये जो resources हैं इनका हम wisely हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि इनकी जो availability है, उपलब्धता है लंबे समय के लिए, वो निश्चित की जा सके। Fossil fuels such as coal, oil and natural gas are major sources of energy but are non-renewable। फॉसिल फ्यूल हुए जैसे हमारे कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, ये भी मुख्य सोर्स होते हैं, मुख्य स्रोत होते हैं ऊर्जा के, लेकिन ये कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं।
बट आर फॉर्म ओवर मिलियन ऑफ ईयर फ्रॉम द रिमेन ऑफ एंशिएंट प्लांट एंड एनिमल। और ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं ये कैसे बनते हैं, बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स हमें लगते हैं इसको बनने के लिए। और किससे बनते हैं ये, जो प्राचीन हमारे पेड़ पौधे और जानवर होते हैं इनके जो भी हमारे क्या होते हैं बचे हुए जो अवशेष होते हैं उनसे ही ये जनरेट होते हैं, उनसे ही बनते हैं। बर्निंग फॉसिल फ्यूल रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज। देखिए जब हमारा फॉसिल फ्यूल जो होता है वो बर्न होता है, उसको जलाया जाता है तो उससे ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस होती हैं, जो कि क्या होता है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्यावरण में बहुत बदलाव आते हैं सिर्फ और सिर्फ फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से। आगे की तरफ बढ़ते हैं। Minerals like gold, silver and iron are extracted from the earth and used in various industry। जो भी हमारे खनिज पदार्थ होते हैं जैसे कि सोना, चांदी और लोहा, ये हमारे अर्थ के अंदर से निकाले जाते हैं और ये अलग अलग तरीके के जो उद्योग होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। These resources are limited and cannot be replaced once depleted। ये सोर्स जो हैं ये लिमिटेड हैं, सीमित होते हैं ये, और इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते अगर ये एक बार खत्म हो गए तो। न्यूक्लियर एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम यूरेनियम इज अनदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है ये किससे आती है, यूरेनियम से आती है, और यूरेनियम क्या है हमारा दूसरा ही नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। वाइल इट प्रोवाइड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमें पता है ये एक बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी में हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम इज़ लिमिटेड, लेकिन हमें पता है कि यूरेनियम जो है बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है हमारे पास में। एंड द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट पोजेज इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, और हमें पता है जो भी हमारा न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं उनका बचाव करना। प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज असेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं ये हमारे लिए आवश्यक तो हैं ही, और साथ में पर्यावरण को बचाने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। दिस इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी दैट प्रमोट द रिस्पॉन्सिबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। देखिए प्रोटेक्टिंग जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, हमें वो चीज़ें, हमें वो पॉलिसीज़, नीतियाँ हमें अपनानी चाहिए जिससे कि हम क्या बन सकें, जिम्मेदार बन सकें, रिस्पॉन्सिबल बन सकें, और जो रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट हम ठीक तरीके से कर सकें। Conservation efforts such as protecting area and wildlife reserve help preserve natural habitat and biodiversity। देखिए कंजर्वेशन एफर्ट्स यानी कि संरक्षण के लिए जो भी हम चीज़ें करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि उन एरिया का बचाव करना, जैसे कि वाइल्ड लाइफ एरिया हो गए हमारे, और जो भी हमारी नेचुरल हैबिटेट होती हैं, प्राकृतिक जो हमारा क्या होता है हैबिटेट होती हैं हमारी, उनको बचाना, और साथ में बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। These area provide safe havens for plant and animal and prevent resource over exploitation। ये जो एरिया हैं ये प्लांट और एनिमल्स को एक सेफ जोन प्रोवाइड कराते हैं, और साथ में ओवर एक्सप्लॉयटेशन से भी इसी यहाँ पे चीज़ें बच जाती हैं। Sustainable agricultural practice such as crop rotation, organic farming and agroforestry help maintain soil fertility and reduce the use of chemical fertilizer। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि क्रॉप रोटेशन हो गया और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, यानी कि केमिकल का इस्तेमाल ना करके ऑर्गेनिक तरीके से प्राकृतिक रूप से खेती करना, और साथ में एग्रोफोरेस्ट्री हो गया। इन सभी चीज़ों से क्या होता है, एक तो जो हमारी मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है, और साथ में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका प्रयोग कम होता है, और जो पेस्टिसाइड हैं, कीटनाशक होते हैं, उनका प्रयोग भी कम होता है। दिस इंश्योर द लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। इन सभी की वजह से जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी होती है, जो हमारी जिस भूमि पे हम खेती करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी उसकी लंबे समय के लिए बढ़ जाती है। Reducing pollution through regulations and clean technology help through air, water and soil quality। देखिए हम पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा, क्लीन टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा, जैसे कि हम एयर, वाटर और सॉइल क्वालिटी को भी हम बचा सकते हैं। लिमिटिंग इंडस्ट्रियल एमिशंस, मैनेजिंग वेस्ट। इंडस्ट्रियल एमिशंस जो हैं उनको लिमिट करके साथ में, और वेस्ट को मैनेज करके,
और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का इस्तेमाल बढ़ाकर इनसे हम हेल्दी इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रमोटिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी कि पर्यावरण की जो शिक्षा है उसको प्रमोट करके, उसको बढ़ावा देके, जागरूकता फैला के, और साथ में जो इंडिविजुअल्स हैं, हर एक को, जो कम्युनिटीज़ हैं, समुदाय हैं, उन सभी को क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए और कंजर्वेशन एफर्ट को भी सपोर्ट करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टूवर्डशिप। देखिए, ये जो प्राकृतिक स्रोत हैं इन सभी को बचाए रखना, इसकी जिम्मेदारी हमें समझनी होगी और हमें जिम्मेदारी से अपना एक काम आगे बढ़ाना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन इन्वॉल्व द सस्टेनेबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स टू इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ये जो हमारा स्रोतों का बचाव होता है, संरक्षण होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एक तो हमें ठीक तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करना आना चाहिए और साथ में जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं हमारे, उनको मैनेजमेंट करना भी हमें पता होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो चीज़ मिल सके, उपलब्ध हो सके। एनर्जी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, जो हमारी ऊर्जा संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जिसमें ऊर्जा कम लगती है, ऐसे अप्लायंसेस का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं जिससे कि ऊर्जा की खपत कम होगी, और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। हेल्प प्रिजर्व नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इससे क्या होगा, नॉन रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको हम बचा सकते हैं और एनवायरमेंटल पर्यावरण पे होने वाले इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। वाटर कंजर्वेशन इन्वॉल्व वाटर एफिशिएंटली एंड प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन। देखिए, वाटर कंजर्वेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है, पानी का प्रयोग हम ठीक तरीके से करें और पॉल्यूशन से पानी को बचा के रखें। प्रैक्टिसेस लाइक फिक्सिंग लीक, इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम कैसे बचा सकते हैं, जो पानी टपक रहा है उसको बंद कर सकते हैं, और वाटर सेविंग फिक्सचर, पानी को बचाना है हमें, और जो हमारे वाटर सोर्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट करना है, किससे, उनके अंदर जो हमारे क्या है उसको पॉल्यूट होने से हमें सिंपली बचाना है। सॉइल कंजर्वेशन के अंदर क्या क्या चीज़ है, मिट्टी को हमें बचाना है, सॉइल इरोजन यानी कि जो हमारी मृदा अपरदन है उससे हमें बचाव करना है, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उसकी जो उपजा है, यानी कि जितनी वो उर्वरता होती है मिट्टी के अंदर, वो हमें बनाए रखनी है, और साथ में सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट करके चलना है, जिससे कि क्या होगा, ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये बचे रहेंगे, इसको बचाए रखने में हमें हेल्प मिलेगी। हेल्दी सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम हेल्थ। हेल्दी जो मिट्टी है यानी कि स्वस्थ मृदा जो है वो किसके लिए ज़रूरी होती है, खेती के लिए भी ज़रूरी होती है और साथ में इकोसिस्टम के लिए भी ज़रूरी है। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग मटेरियल हेल्प एक्सटेंड द लाइफ ऑफ रिसोर्स एंड रिड्यूस द नीड फॉर न्यू रॉ मटेरियल। देखिए, जो हम मटेरियल को हम रिसाइकल करेंगे और रीयूज़ करेंगे, इससे क्या होगा, जो हमारे सोर्स हैं उनकी तो लाइफ स्पैन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और साथ में जो नए और रॉ मटेरियल हैं उनकी ज़रूरत भी कम हो जाएगी। रिसाइकलिंग प्रोग्राम, वेस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव्स एंड प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ रिसाइकल प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स कंजर्वेशन। देखिए, जो रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स हैं, वाटर रिडक्शन इनिशिएटिव्स हैं, और साथ में इन सभी से क्या है, जो हमारे रिसाइकल प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करना, इन सभी से क्या होगा, इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा हम अपने सोर्सों को बचा सकते हैं, सोर्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सोर्स कंजर्वेशन। ओके, सो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले लेसन में नए चैप्टर के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।